बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। हेयर इज़ आसिफ अली, योर अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनर। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का, वो वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड है। व्हाट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट? दोज हु प्रोवाइड सर्विसेज फ्राम होम टू द क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड गेट्स पेड इन रिटर्न। वो लोग जो घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी स्किल के थ्रू ज़रिए सर्विस देते हैं, उस स्किल से रिलेटेड दुनिया के किसी भी कोने में बैठे क्लाइंट को, कस्टमर को, और बदले में वो उनसे पैसे लेते हैं, तो वो होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। आपकी कोई भी स्किल हो सकती है, आपको कॉपी राइटिंग आती है, टाइपिंग आपको आती है, तो मिसाल के तौर पे मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मुझे टाइपिंग का काम आता है, तो मैं जो वेबसाइट्स हैं पड़ी फाइवर, अपवर्क वगैरह, वहाँ पे मैं अकाउंट बनाता हूँ, तो वहाँ पे कोई अमेरिका का बंदा मेरी प्रोफाइल देख के आता है मेरी प्रोफाइल पे, और वहाँ से वो मेरे साथ कांटेक्ट करता है। टाइपिंग का काम चाहिए उसको, मैं उसको टाइपिंग का काम करके दे देता हूँ और बदले में वो मुझे पैसे देता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट का यही काम होता है, जो घर बैठे अपनी सर्विस ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने में बैठे क्लाइंट को देते हैं, उनको उसके लिए फ़िज़िकल उनको जाना नहीं पड़ता। ये काम होता है वर्चुअल असिस्टेंट का। इसके बाद आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट को क्या क्या फ़ायदे होते हैं? वर्क फ्रॉम होम, आपको घर बैठे काम करना होता है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, फैक्ट्री ऑफिस वगैरह में नहीं जाना पड़ता जॉब के लिए, काम के लिए। आप घर बैठे सुकून से एसी में ठंडे कमरे में बैठे आप अपनी सर्विस दुनिया के किसी भी कोने में क्लाइंट को दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नो टाइम बाउंडिंग, नो नीड टू वर्क फ्राम 9 to 5। जैसे अक्सर ऑफिस वगैरह में होता है ना कि सुबह 9 बजे से आप 5 बजे तक वहीं पे होते हो, अगर आप वहाँ पे ड्यूरिंग जॉब आप फ्री भी हो जाते हो तो कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकते ना, मतलब आपका एक बाउंडिंग जो स्केड्यूल है ना वो बन जाता है 9 to 5 का ना। लेकिन एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आपकी कोई बाउंडिंग नहीं होती, आप इजी होकर किसी भी टाइम काम कर सकते हैं, बेशक सुबह को करें शाम को करें, इसमें आपको कोई टाइम लिमिट, टाइम बर्डन नहीं होता, या बाउंडिंग नहीं होती इसमें आपको। इसके बाद आ जाता है कैन वर्क एट एनी टाइम, ये कि आप किसी भी टाइम अपनी सर्विस दे सकते हैं, किसी भी टाइम आप अपना काम कर सकते हो घर बैठे ना। इसमें ज़रूरी नहीं होता, जैसे होता है ना कि जैसे ऑफिस जॉब में होता है, ऑफिस जॉब में सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक टाइमिंग फ़िक्स होती है उनकी, ठीक है। लेकिन एज ए वर्चुअल असिस्टेंट ऐसी कोई टाइमिंग नहीं होती, कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं होती है। इसमें यह है कि आपको जितने दिन या जितना टाइम का फाइनल टारगेट दिया जाता है ना, कि मिसाल के तौर पे कोई क्लाइंट आपको कह देता है कि आप ये मेरा एक काम 1 हफ़्ते में कर दो, या 8 दिन में कर दो, या 10 दिन में कर दो, तो आपको वो काम उस टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। बेशक आप सुबह को करें काम, बेशक आप शाम को करें, बेशक आप रात को करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। ईज़ी होता है इसमें, आप जब आप रिलैक्स हों आप काम कर लें, जब आप बोर होने लग जाएँ आप कोई और एक्टिविटी कर लें अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, तो आप इसमें किसी भी तरह की कोई टाइम बाउंडिंग नहीं होती, और आप ईज़ी होकर किसी भी टाइम अपने काम को, अपनी सर्विस को आप दे सकते हो। इसके बाद आता है नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। अब अक्सर लोग पता है क्या, ऑनलाइन जो जाते हैं ना, अक्सर लोग जो ऑनलाइन जॉब वगैरह काम वगैरह करते हैं, तो वो उनके माइंड में एक ही चीज़ आती है दिमाग में कि यार ऑनलाइन पैसे डूब ना जाएं, जैसे मोस्टली होता है। लेकिन इसमें एज ए वर्चुअल असिस्टेंट ये फ़ायदा होता है आपको कि आपको इसमें किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी पड़ती, आपको 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होता, और बदले में जो आप अपनी सर्विस देते हो उसकी आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है। इसमें आपको एज ए वर्चुअल असिस्टेंट ये बेनिफिट्स होते हैं कि आपको घर बैठे आप काम करते हो, और उसके अलावा ये सारा कुछ ना एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आप फ़ायदा उठाते हो। इसके बाद आ जाती है कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। जो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट है, इसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट हंटिंग। अब कोई क्लाइंट आ जाता है, मैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, कोई क्लाइंट आता है मेरे पास, मुझे कहता है जी मुझे प्रोडक्ट आप हंट करके दे दो, तो मैं उसको डिफरेंट टूल्स के ज़रिए, हीलियम 10, जंगल स्काउट, कीपा वगैरह के ज़रिए प्रोडक्ट हंट करके दे दूँगा, तो मेरी एक ये सर्विस होगी, और इसके फिर मैं उससे चार्ज करूँगा, तो एक सर्विस ये होती है। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट एनालाइज़ करना, है ना। जब वही प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम पहले मार्केट चेक करते हैं, उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू, उसका मार्जिन वगैरह, उसके कंपटीटर्स वगैरह, उसकी कंप्लीट जांच पड़ताल करते हैं उस मार्केट में जिसमें वो प्रोडक्ट लॉन्च होनी होती है, तो प्रोडक्ट का एनालाइज वगैरह हो जाता है सारा। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो हम लोग अक्सर अमेज़न दराज वगैरह पे भी जब हम अपनी पसंद की कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो वो लिखते हैं तो नीचे लिस्टेड प्रोडक्ट आ जाती है, तो वो उनकी डिटेल्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारे लिखे हुए होते हैं।
तो ये काम भी एक वर्चुअल असिस्टेंट का होता है। प्रोडक्ट की टाइटल्स लिखना, उसकी पिक्चर्स ऐड करना, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना सारा। अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में प्रोडक्ट के टाइटल्स आ जाते हैं, उसके बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाते हैं। इन सब को मैनेज करने का काम भी वर्चुअल असिस्टेंट का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है, लिस्ट वगैरह लिस्टेड हो जाती है, लॉन्च हो जाती है, उसके बाद प्रोडक्ट को ना रैंक करना होता है उसके को प्रमोशंस के ज़रिए। क्योंकि कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हो ना ऑनलाइन में, सबसे जो अमेज़ोन पे बिज़नेसेस होते हैं ना, उनमें मोस्टली यही ट्राई की जाती है स्टार्ट में कि अपनी प्रोडक्ट को अपर पेज पे लेके जाया जाए। क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट अपर पेज पे आ जाती है तो कस्टमर अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाती है और उसके बाद आपकी जो सेल वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट को रैंक अप करने का जो काम होता है ना, ये भी वर्चुअल असिस्टेंट का होता है। वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे एडवर्टाइजमेंट एड्स लगाते हैं, इनके ज़रिए वो फिर उसकी वो रैंकिंग अप करते हैं उसकी ना, डिस्काउंटेड प्राइसेस वगैरह दे के। इसके बाद रिव्यूज़ एंड फीडबैक मैनेजमेंट में जैसे हम लोग प्ले स्टोर पे कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं ना, तो उसके नीचे रिव्यूज़ वगैरह लिखे होते हैं। तो इसी तरह अमेज़ॉन के स्टोर पे जो रिव्यूज़ आते हैं, कस्टमर्स के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, कस्टमर्स का जो फीडबैक मिलता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, उन सब को मैनेज करने का काम भी एक वर्चुअल असिस्टेंट का होता है। तो ये भी एक सर्विस होती है। इसके बाद कूपन्स एंड प्रमोशन क्रिएशन। अब अक्सर ना हम लोग देखते हैं कि फ़िज़िकली ना कोई बिज़नेस, कोई स्टोर वगैरह लॉन्च होता है ना, कोई पिज़्ज़ा शॉप वगैरह नई मार्केट में लॉन्च होती है, तो वो क्या करते हैं स्टार्ट में ना अपने प्रमोशंस वगैरह के लिए 50% डिस्काउंट, बाई वन गेट वन फ्री वाला ये लोग टोकन्स वगैरह देते हैं ना। वो लोग अक्सर हॉस्टल्स वगैरह में भेज देते हैं हम अपने एजेंट्स को ना। वो कहते हैं जी आप 100 का हमारा कार्ड बनवा लो, आपको स्टूडेंट पैकेज मिलेगा, बाई वन गेट वन फ्री मिलेगा। हम लोगों ने अभी अपना ब्रांच ओपन किया यहाँ पे। तो इसी तरह अमेज़ॉन के जो स्टोर्स होते हैं ना, उनके कूपन्स वगैरह के लिए ऑनलाइन डिस्काउंट के लिए और प्रमोशंस के लिए प्रोडक्ट की ये एड्स वगैरह बनाना, प्रमोशनल एड्स वगैरह, ये सारा काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो वर्चुअल असिस्टेंट की होती है। इसके बाद है FBA ऑर्डर मैनेजमेंट। FBA ऑर्डर मैनेजमेंट में अगर आप FBA उस स्टोर पे काम कर रहे हो ना जो अमेज़ॉन हैंडल कर रहा है, मतलब जिसकी डिलीवरी वगैरह अमेज़ॉन कर रहा है, FBA के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि कस्टमर्स के ऑर्डर आपको डिलीवर होते हैं, आप लोग वो ऑर्डर कस्टमर की डिटेल के साथ अमेज़ॉन को ट्रांसफ़र कर देते हो। अमेज़ॉन फिर डिलीवरी और पैकिंग वगैरह वो सारी अमेज़ॉन फिर खुद करता है। तो ये ऑर्डर मैनेजमेंट का जो काम होता है ये भी वर्चुअल असिस्टेंट का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है FBA ऑर्डर क्रिएशन एंड शिपमेंट। इसमें जब स्टोर पे सामान को रखवाने के लिए ना सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना, ऑर्डर क्रिएट करना सारा, और फिर उस सामान को सप्लायर के स्टोर से अपने स्टोर तक शिफ्ट करवाना, उसकी शिपमेंट वगैरह करवाना, सारा प्रोसीजर, ये सारा काम भी अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का होता है। वो किसी स्टोर पे सर्विस दे रहा होता है तो वो क्लाइंट इनको बोल देता है कि जी आप ऑर्डर क्रिएट कर दो, सामान ना मेरे स्टोर तक पहुँचा दो। तो वो फिर सप्लायर से कॉन्टैक्ट करता है वर्चुअल असिस्टेंट, उसको सारा डिटेल बताता है, प्रोसीजर वगैरह, वो फिर उधर शिफ्ट कर देता है, शिपमेंट कर देता है सामान। इसके बाद इनकम जो है वर्चुअल असिस्टेंट की वो कितनी होती है। जो बिगिनर्स होते हैं वो एक मंथ में $300 से $400 तक नॉर्मली कमा लेते हैं ना, और जो एक्सपीरियंस होते हैं वो एक सर्विस का $300 से $400 तक भी कमा लेते हैं। तो नॉर्मली जो एक्सपीरियंस होते हैं वो एक महीने के अंदर ना $1000 से $2000 तक भी कमा लेते हैं, मतलब 3-4 लाख तक भी कमा लेते हैं। अच्छा अब एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँगा, कुछ लोगों का माइंड ना इस तरह से बनाया जाता है कि जी वर्चुअल असिस्टेंट दो ना 12-12, 10-10 लाख, 50-50, 20-20 लाख कमाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी स्किल पे, ठीक है। आप कस्टमर्स को डील किस तरह करते हो, उसको टाइम पे आप, और कितनी आपका एक्यूरेसी रेट और रिस्पांस रेट कितना है, उस हिसाब से आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। हाँ ये है, आप लोग 4-5 लाख तक मंथली कमा लेते नहीं, 12-12, 13-13, 15-15 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं होता है एज ए वर्चुअल असिस्टेंट ना। बाकी ये है कि बिगिनर्स जो हैं वो $300 से $400 तक नॉर्मली जो है वो अर्न कर लेते हैं पर मंथ ना। तो ये नॉर्मली इतना अर्निंग चल भी रही है, इतना वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना अर्ली स्टेज पे $300 से $400 कमा भी रहे हैं वो लोग ना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। फ्यूचर इनका ब्राइट है जी। जैसा कि आप सबको पता है कि मोस्टली जो है कोविड-19 की वजह से जो बिज़नेस हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, तो इस वजह से वर्चुअल असिस्टेंट को जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेल हुई हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस इनको बिल्ड हुए हैं। और दूसरी फिर ये कि अमेज़ॉन ने जो वो पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में अप्रूव कर लिया है, तो और अब पाकिस्तान अभी अमेज़ॉन की सेलर लिस्ट में 3rd नंबर पे है।
इसके बाद आप लोग लोकल क्लाइंट्स भी, आप साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर से भी अकाउंट्स बन रहे हैं जो अमेज़ोन पे अपना काम कर रहे हैं। जैसे सियालकोट में, फैसलाबाद में, लाहौर में क्लाइंट्स हैं पड़े जिन्होंने अपने यहाँ पे स्टोर बना के यहाँ से सामान अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँचा के वो लोग अपने स्टोर चला रहे हैं। तो आप लोग एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो है अब हम लोग लोकल क्लाइंट्स को भी अपनी सर्विस दे सकते हैं। और इसके बाद फिर ये अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ आप अमेज़ोन पे ही काम कर सकते हो या कि स्पेसिफिक किसी एक जगह पे नहीं। आप लोग हर वेबसाइट पे अपनी सर्विस दे सकते हो। ईबे पे, दराज पे, अलीबाबा पे, वॉलमार्ट पे, शॉपिफाई पे आप लोग हर जगह अपनी सर्विस दे सकते हो। तो मेन चीज़ ये कि अभी बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो है जिन जिन कंट्रीज़ में अमेज़ोन का जो बिज़नेस ग्रो हुआ है ना, वहाँ पे पहले जो फिज़िकली बिज़नेस थे ना वो सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं, बहुत से बिज़नेस डेड हुए हैं। तो इस वजह से सारे मोस्टली बिज़नेस जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। तो इस वजह से वर्चुअल असिस्टेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं। इसके बाद आ जाता है जी वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करने के बाद क्लाइंट हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो ये वो वेबसाइट्स है जहाँ से हमें क्लाइंट्स मिल सकते हैं। फाइवर है, अपवर्क है, freelancing.com है, guru.com है, पीपल पर आवर है, बेले है, वर्चुअल है, वे टैलेंट है, वुडबोज है, वावा वर्चुअल असिस्टेंट है, माई आउटडेस्क है, फैंसी हैंड्स है। अच्छा, तो इनमें कुछ वेबसाइट्स ऐसी है जहाँ पे हमें ना स्पेसिफिक जो है वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड क्लाइंट्स मिलते हैं। जैसे ये वे टैलेंट है, वावा वर्चुअल असिस्टेंट है, वर्चुअल है, बेले है। तो कुछ ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमें परमानेंट, रिपीटेड और अथेंटिक क्लाइंट्स मिलते हैं जो हमारी स्पेसिफिक वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस से रिलेटेड होते हैं। तो एक्सपीरियंस जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो इन वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। बाकी फाइवर, अपवर्क पे यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हर सर्विस देने वाला, हर स्किल का बंदा बैठा होता है। तो बाकी बहुत और दूसरी वेबसाइट्स भी हैं पर इनके अलावा। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, कीप है, वायरल लॉन्च है। ये टूल्स प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली इनमें से हीलियम 10 और जंगल स्काउट यूज़ किए जाते हैं आजकल। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स टू नॉट सेल ऑन अमेज़ोन। कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो एज ए बिगनर हमें अमेज़ोन पे नहीं सेल करनी चाहिए। सबसे पहले गेटेड प्रोडक्ट्स, दोज प्रोडक्ट्स विच नीड स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम अमेज़ोन टू लिस्ट फॉर सेलिंग। वो प्रोडक्ट्स जिनको लिस्ट करने के लिए अमेज़ोन से स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है। ये ऐसी प्रोडक्ट होती हैं कि अमेज़ोन ने अपनी कुछ कैटेगरीज़ में ना कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को ना लिस्ट किया होता है, रिस्ट्रिक्ट किया होता है, गेटेड किया होता है। तो उनको अनगेट करवाने के लिए, उनको लिस्ट करने के लिए अमेज़ोन से उस प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। तो फिर अमेज़ोन उसकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस चेक करता है, वैल्यू उसकी चेक करता है, फिर उसको अनगेट करता है। अमेज़ोन चेक आउट परफॉर्मेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट बिफोर अनगेटिंग दैट। Professionals charge high fees to ungate those products which can be more than the price of that product। तो अब एज ए बिगनर आप लोग साफ ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट को जो गेटेड है उनको अनगेट करवाने के लिए किसी प्रोफेशनल्स की हेल्प लोगे ना, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं इस चीज़ के लिए। और वो मोस्टली टाइम जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होती है ना वो उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस वजह से जो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको अमेज़ोन ने रिस्ट्रिक्ट किया होता है, इनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट वे ये है कि जिस बंदे से आप प्रोडक्ट हंट करवाओ उससे पहले आप ये चीज़ क्लियर करवा लो कि ये प्रोडक्ट गेटेड तो नहीं है ना, अमेज़ोन की तरफ से ये प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है पड़ी ना। अब नेक्स्ट आ जाती है ओवर साइज़ प्रोडक्ट्स। साफ ज़ाहिर हाई हैवी जो चीज़ें होंगी जिनका साइज़ बड़ा होगा वो ज़्यादा जगह घेरेंगी। तो हैवी प्रोडक्ट्स विच ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड विच आर ओवर साइज्ड, अमेज़ोन चार्ज हैवी फीस टू स्टोर दैम बिकॉज ऑफ देयर डायमेंशन। ऐसी प्रोडक्ट्स का ये अमेज़ोन के वेयर हाउस में ऐसी प्रोडक्ट्स जब जाती हैं जो ओवर साइज़ होती हैं, जिनका साइज़ बड़ा होता है, तो वो वहाँ पे स्टोर में जगह भी ज़्यादा लेती है। तो अमेज़ोन जो है वो उनकी जगह के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से भी फिर एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता है ऐसी प्रोडक्ट के लिए ना। तो शिपमेंट चार्जेस जो है वो इन प्रोडक्ट के वो भी फिर इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे हम लोग किसी कि डाले वगैरह को लेके आता है ना, वो हमसे पहले पूछता है सामान कितना है, ठीक है। सामान फिर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो बोलता है कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा क्योंकि आप लोगों का सामान ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह सेम हम लोग शिपमेंट के लिए जब ऐसी प्रोडक्ट को भेजेंगे तो वो शिपमेंट में भी ज़्यादा जगह लेगी, तो फिर उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो सेम इसी तरह अमेज़ोन के वेयर हाउस में भी उस प्रोडक्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करने से अवॉइड करना चाहिए एज ए बिगनर हमें। इसकी एग्जांपल आप कार ले ले, क्रेन ले रहे, जो हैवी मशीनरीज होती है, बड़ी मशीनरीज होती हैं, वो भी इस कैटेगरीज़ में आ सकती है जो ज़्यादा जगह घेरती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट, दोज प्रोडक्ट्स विच कैन इजीली ब्रेक। जैसे मिरर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हो गई हैं
हो हैं पड़ी। इन प्रोडक्ट्स का ये होता है कि हम लोग नॉर्मली जब मिरर भी लेके जाते हैं ना, उसको बड़े ध्यान से लेके जाते हैं। ऐसी प्रोडक्ट जो है वो शिपमेंट में जब जाती हैं तो इन प्रोडक्ट के अलावा और भी सामान होता है वहाँ शिपमेंट का ना, तो ऐसी प्रोडक्ट के वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट को सेल करने से भी अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसी प्रोडक्ट नॉर्मली शिपमेंट के दौरान डैमेज हो जाती हैं तो वो फिर हार्मफुल होती हैं। तो विच आर इसके बाद वो विच आर फ्रेजाइल, सो दे क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग शिपमेंट। अगर ड्यूरिंग शिपमेंट ये ख़राब भी हो जाती हैं तो वो फिर इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो उसके जो लॉस के फिर उसका जो मेन लॉस होता है वो फिर ऑनर को ही होता है। ठीक है, वी शुड अवॉइड सेलिंग दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, फॉर एग्जांपल मिरर। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हैज़मेड फायर कैचिंग प्रोडक्ट्स। ऐसी प्रोडक्ट्स जो फायर कैच कर लेती हैं। एनी प्रोडक्ट विच कैन कैच फायर इजीली। तो ऐसी प्रोडक्ट को अमेजोन जो है उस कैटेगरी में रिस्ट्रिक्ट रखता है। तो अमेजोन चेक क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। तो ऐसी प्रोडक्ट को जब हम अमेजोन पे लिस्ट करवाने जाते हैं, अनगेट करवाने जाते हैं, तो अमेजोन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करता है, उसकी परफॉर्मेंस चेक करता है, उसके बाद फिर उसको अनगेट करता है। दीज प्रोडक्ट्स आर रियली हार्मफुल एंड कैन बी मोर डेंजरस। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिर आग पकड़ने के बाद मोस्ट डेंजरस होती हैं। एग्जांपल इसकी नेल पॉलिश रिमूवर ले लें, इसमें स्पिरिट वगैरह यूज़ होती है ना, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह। तो ऐसी प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड हैं इस कैटेगरी के अंदर। इसके बाद अब नेक्स्ट आ जाती हैं बैटरी प्रोडक्ट्स। बैटरी प्रोडक्ट्स रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम अमेजोन। अब बैटरीज़ में अक्सर हमारे मोबाइल्स वगैरह हीट अप हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि मोबाइल फट जाएगा। मतलब ये है कि मोबाइल की बैटरी फट जाएगी। अमेजोन चेक लास्टिंग पर टाइम परफॉर्मेंस ऑफ दोज प्रोडक्ट्स आर रेदर दे आर एक्सपायर्ड आर हार्मफुल। तो ऐसी बैटरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं इनके डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। डैमेज होने के बाद फिर ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो अमेजोन ने अब उनका जो वेयर हाउस है ना, वहाँ पर उन्होंने स्टोर करना होता है उस चीज़ को। तो अमेजोन जो है ये बैटरी टाइप्स इस टाइप की जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनका लास्टिंग टाइम चेक करता है, इनकी एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करता है, क्योंकि वहाँ पे फिर वो 6 से 8 महीने के लिए भी वो प्रोडक्ट पड़ी होती है वहाँ पे। मोस्ट बैटरीज कैन कैच फायर आफ्टर शॉर्ट सर्किट और इफ़ दे आर डैमेज। तो मोस्टली बैटरीज जो होती है वो डैमेज होने के बाद, ये शॉर्ट सर्किट के बाद आग भी पकड़ लेती हैं। जैसे कि लिथियम बैटरीज जो होती हैं ये शॉर्ट सर्किट से और इनको डैमेज हो जाए तो ये बैटरीज आग पकड़ लेती है। तो इस वजह से ऐसी प्रोडक्ट्स को अमेजोन अवॉइड करता है। तो एज ए बिगिनर हमें भी ऐसी प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है और फिर उसके बाद ये ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हार्मफुल भी होती हैं। तो इससे बेटर है कि ऐसी प्रोडक्ट्स को ना सेल किए जाए अमेजोन के ऊपर। इसके बाद आ जाते हैं वेपन्स ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि इलीगल है। तो कांट सेल एनी टाइप ऑफ वेपन ऑन अमेजोन विदाउट अप्रूवल। विदाउट अप्रूवल अमेजोन पे हम लोग कोई भी वेपन सेल नहीं कर सकते। वेपन्स में ज़रूरी नहीं है गन वगैरह बंदूक ही है, इसमें नाइफ वगैरह कोई भी ऐसा वेपन जो इंसानी जान के लिए ख़तरा होता है, ऐसे वो वेपन्स की कैटेगरी में आता है। तो अमेज़ोन इस चीज़ से भी हमें अवॉइड करता है। अगर हम लोग ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट भी करते हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल अप्रूवल चाहिए होता है अमेज़ोन से। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट क्या था कि बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट ऑन अमेज़ोन आस्क प्रोफेशनल्स टू चेक आउट रेदर दैट प्रोडक्ट इज़ इन अमेज़ोन गेटेड लिस्ट और नॉट। मतलब ये कि हमें कोई भी प्रोडक्ट सेल करने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो, हंट करना चाह रहे हो, ये प्रोडक्ट अमेज़ोन की गेटेड कैटेगरी में तो नहीं है ना। तो ये गेटेड कैटेगरी वहाँ पे चेकआउट करके उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट हंट कर ली जाती है जो प्रोडक्ट भी सेल करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है पेटेंट, रजिस्टर्ड कॉपीराइट ऑफ प्रोडक्ट विद योर ओन नेम। पेटेंट में ये होता है कि उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन, वो प्रोडक्ट, उसका यूजेज जो है वो एक बंदे के नाम पे रजिस्टर होती है। वो प्रोडक्ट एक ही बंदे के नाम से रजिस्टर होती है। तो सेम उसी डिज़ाइन में या उसी यूजेज के साथ कोई और बंदा उस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकता। सोल ऑनर ऑफ डिज़ाइन एंड यूजेज ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है और उसी सेम यूजेज के साथ सिर्फ वो एक ही बंदा सेल कर सकता है जो जिसके नाम से वो प्रोडक्ट रजिस्टर हुई पड़ी होती है। नो वन कैन सेल प्रोडक्ट विद दैट सेम डिज़ाइन एंड यूजेज। सेम डिज़ाइन और यूजेज के साथ कोई और बंदा उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। हाँ, उसके डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन करके उसके बाद आप लोग उसको सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन सेम अगर यूजेज में और सेम डिज़ाइन में उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो फिर वो कॉपीराइट क्लेम कर देते हैं। तो इस पे फिर अमेज़ोन एक्शन भी लेते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट क्या है, बिफोर सिलेक्टिंग एनी प्रोडक्ट आस्क योर सेलर टू चेक रेदर दैट स्पेसिफिक डिज़ाइन इज़ पेटेंट और नॉट। आप जब कोई प्रोडक्ट चूज़ करते हो तो आप जो आपका सेलर है, ओनर है जो स्टोर का, उससे पहले ये कंफर्म कर लेंगे जो डिज़ाइन वगैरह वो बोल रहे हैं वो पेटेंट तो नहीं है ना, किसी और नाम से वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। उसके बाद फिर आप लोग प्रोडक्ट चूज़ करें। नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टी वेरिएंट प्रोडक्ट्स। लाइक हम लोग टी शर्ट वगैरह सेल करने जाएँ अमेज़ोन पे,
तो अब हम सिर्फ ब्लैक टी शर्ट तो नहीं सेल कर सकते ना, हमें कलर मैचिंग करनी पड़ती है, डिफरेंट वेरिएंट्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट वेरिएंट कैन कॉस्ट हाई फीस। तो इसमें हमें कलर मैचिंग में वहाँ पे फिर हमें जो डिमांड्स होती है उनको मीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए फिर हमें डिफरेंट कलर वेरिएशंस यूज़ करने पड़ते हैं। कलर मैचिंग के साथ टी शर्ट्स वगैरह बनवानी पड़ती हैं, तो उसमें फिर हमारा फ़ीस जो है, हमारे चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। फिर यू विल फेस हाई चार्जेस टू मैनेज डिफरेंट वेरिएंट्स। तो वही कि हमें हाई चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं। कांट फुलफिल डिमांड ऑफ कस्टमर्स। अब हम लोग कस्टमर्स की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं इन मल्टीपल वेरिएंट्स प्रोडक्ट्स में। तो वहाँ पे जो कस्टमर है उनकी डिमांड को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी प्रोडक्ट को लिस्ट करने से भी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हम एक तो कस्टमर डिमांड भी हम फुलफ़िल ना कर पाएँ, और फिर उसके बाद फिर हमारा जो वो चार्जेस हैं वो भी, फिर कॉस्ट भी हमारी ज़्यादा उसमें लग जाती है। तो इससे बेटर है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करने से अवॉइड करें अमेज़ॉन के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कीवर्ड्स। दोज वर्ड्स विच कस्टमर यूज़ टू फाइंड हिज डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। वो ख़ास वर्ड या वो स्पेसिफिक वर्ड्स जो हमें हमारी डिज़ायर प्रोडक्ट ढूंढ के दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे वाचेस चाहिए होती है, मैं गूगल पे जाता हूँ, वाचेस लिख के सर्च करता हूँ, नीचे सारी वाचेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो मतलब ये है कि मैंने वाचेस का जो कीवर्ड है वाचेस, वो लिख के सर्च किया और नीचे मेरी जो चीज़ मैं ढूंढना चाह रहा था वो मुझे मिल गई हैं। तो वो कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे डिज़ायर प्रोडक्ट जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो हमें ढूंढ के दे देते हैं। कस्टमर यूज़ दीज कीवर्ड्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म टू फाइंड आउट हिज डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स एंड दीज वर्ड्स फाइंड हिम हिज प्रोडक्ट। कस्टमर कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी जो भी चीज़ वो ढूंढना चाह रहे हैं उसके लिए, और वो कीवर्ड्स जो हैं वो उनको वो चीज़ ढूंढ के दे देते हैं जो चीज़ वो ढूंढना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्लासेस वगैरह, सन ग्लासेस वगैरह, इसकी डिफरेंट टर्म्स होती हैं, ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं जो ओवरऑल यूज़ होते हैं, इसके बाद स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे सारे के टू टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, 3 टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं। ये सारे टर्म्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग कीवर्ड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद है प्रोडक्ट सर्चिंग। क्या है प्रोडक्ट सर्चिंग या प्रोडक्ट हंटिंग भी इसको कह लेते हैं। इसमें एनालाइजिंग दी मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू चेक करना, उसकी मार्केट को एनालाइज करना, जांच पड़ताल करना कि इस मार्केट में इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कस्टमर अट्रैक्शन कितनी है उस प्रोडक्ट की तरफ, और उसके बाद उस मार्केट में उस प्रोडक्ट के कितने कंपटीटर्स बैठे हुए हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है उस मार्केट के अंदर। मतलब ये कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं उसकी A to Z उसका कंपैरिजन करना कि उस प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर्स की अट्रैक्शन कितनी है। अगर अट्रैक्शन कस्टमर्स की ज़्यादा होगी तो साफ ज़ाहिर है कि वो प्रोडक्ट उस मार्केट में सक्सेसफुल है, तो हम उस प्रोडक्ट को उस मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। तो इसके बाद ये चेक करना कि वहाँ पर उस मार्केट में कस्टमर्स की डिमांड पूरी हो रही है या नहीं। अगर कस्टमर्स की डिमांड पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि उस मार्केट में जो कंपटीटर्स हैं, जो उस प्रोडक्ट के सेलर्स हैं, जो उस प्रोडक्ट के सप्लायर्स हैं वो कम है। तो मतलब ये है कि आप लोग वो प्रोडक्ट उस मार्केट में लॉन्च कर सकते हो अपनी, और कस्टमर्स की डिमांड को आप फुलफ़िल कर सकते हो। इसके बाद प्रॉफिट मार्जिन चेक किया जाता है कि उस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना बन रहा है उस मार्केट के अंदर। तो उस हिसाब से फिर आप लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करके उस प्रोडक्ट को वहाँ पे लॉन्च कर सकते हो मार्केट के अंदर, जिस मार्केट में भी आप लोग अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो। चलें जी, हमारा सेकंड लेक्चर था। अब नेक्स्ट जो है हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। हंटिंग वगैरह, सोर्सिंग वगैरह वो आप लोगों को प्रैक्टिकली हम लोग दिखाएंगे सारे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।